दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है मंगलवार 22 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जी मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अभी स्कूल कॉलेज खुलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि बिहार के स्कूल कॉलेजों में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू किए जा सकते हैं। यह दरअसल कोरोना महामारी के कारण बिहार के स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन बिहार में धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव खत्म होता जा रहा है, जिससे छात्रों को ऐसे उम्मीद जगी है कि सरकार स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला ले सकती है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कोरोना केस कम हुए हैं, लेकिन कोरोना फैलने का खतरा अभी भी बना हुआ है। बिहार के कई जिलों में प्रतिदिन यानी कि हर दिन कोरोना केस मिल रहे हैं, इसीलिए सरकार अभी स्कूल कॉलेज को बंद रखेगी। उचित समय आने पर ही इसे खोला जाएगा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज जिला के डेरामाड़ी में 560 बेड की क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। इस मौके पर जदयू एमएलसी खालिद अनवर और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम उपस्थित रहे। अल्पसंख्यक बहुल जिला होने के कारण यहां 560 बेड के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनने से अल्पसंख्यक बच्चों को आगे बढ़ने का इससे अवसर मिलेगा। साथ ही इस समुदाय के गरीब बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंच जाएगी। इस अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में वर्ग 9 से 12वीं वर्ग के बच्चों को इस विद्यालय में रहने, खाने, पुस्तक आदि की मुफ्त सुविधा मिलेगी, जिससे अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय के गरीब बच्चे यहां रहकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण 53 करोड़ 3,35,000 रुपए की लागत से की जा रही है। पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 5 सालों के अंदर में किशनगंज जिला में जितना काम हुआ है वह बिहार के किसी भी जिले में नहीं हुई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि 1000 करोड़ की लागत से डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज का तोहफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले में ही दिया, जहां फिशरी, वेटरनरी एवं कृषि तीनों की पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। 80 करोड़ की लागत से खारी बस्ती गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार है। 16 करोड़ की लागत से भेड़िया डांगी ब्लॉक में छात्रों के लिए आईआईटी कॉलेज बनकर तैयार है। दोस्तों लगातार हो रही बारिश के बीच बिहार की कई नदियों का जलस्तर विभिन्न जिलों में खतरे के निशान या फिर उससे ऊपर बह रहा है। जी हां, उत्तर बिहार के सीमांचल क्षेत्र में गंडक, बुढ़ी गंडक, कमला बलान, कोसी, महानंदा, फरमान नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जी हां, पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी पिछले 24 घंटे के अंदर खतरे के निशान से 2.67 मीटर ऊपर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में पटना जिले में कम से कम 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि बिहार के 11 जिले में औसतन 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह बक्सर के भागलपुर जिले के कहलगांव तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पटना के अलावा मुंगेर में जलस्तर खतरे के निशान से 1.16 मीटर, भागलपुर में 1.10 मीटर बढ़ गया है। यह पटना के दीघा घाट में जलस्तर खतरे के निशान से महज 86 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया है। यह गंगा नदी के अलावा गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलों में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वीरपुर, सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। यह सीमांचल के क्षेत्र के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिलों में महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। अररिया जिले के जयनगर परमान नदी में भी कमला बलान खतरे के निशान से ऊपर है। उत्तरी बिहार सीमांचल क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात के कारण ग्रामीण सड़कों पर रहने को मजबूर है। बिहार आपदा मोचन बल के एक अधिकारी ने के अनुसार निचले इलाकों में रहने वाले कई ग्रामीणों ने अपना घर बार छोड़ दिया है। सड़क पर विभिन्न स्थानों पर शरण ले ली है। पश्चिमी चंपारण जिले के 13 प्रखंडों की करीब 1,50,000 मानव आबादी इससे प्रभावित है। सारण जिले के गोपालगंज के 3 प्रखंड के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करके किसान आंदोलन को तेज करने की बात कही है। जी हां, राकेश टिकैत ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकार मानने वाले नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा। ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। इससे एक दिन पहले भी राकेश टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। उन्होंने कहा है कि किसान तभी वापस जाएगा जब मांगे पूरी हो जाएगी। हमारी मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो,
और एमएसपी पर कानून बने। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। राजधानी दिल्ली से लगी सीमा पर किसानों के प्रदर्शन को 200 से ज्यादा दिन हो गए हैं। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को बदनाम कर रही है और अगर सरकार उम्मीद कर रही है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। यह संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि कई राज्य सरकारें आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी है तथा आंदोलन से जुड़ने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन स्थल पर और किसान पहुंच गए हैं। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही सियासी उठापटक के बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान पर जोरदार तंज कसा है। यह चिराग पासवान ने मौजूदा हालात के बीच संघर्ष की बात कहते हुए 2 दिन पहले यह दावा किया था कि वे शेर के बच्चे हैं और शेर की तरह ही इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद खुद को अनाथ बता दिया था। ऐसे में अब आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान को इसी बयान पर घेर लिया है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान खुद को अनाथ बता रहे हैं। 2 दिन पहले वे खुद दावा कर रहे थे कि वे शेर के बच्चे हैं। ऐसे में चिराग पासवान खुद तय कर लें कि वे क्या हैं, क्योंकि शेर का बच्चा कभी खुद को अनाथ नहीं बताता। आरसीपी सिंह ने कहा है कि अगर रामविलास पासवान शेर थे और चिराग पासवान उनके बेटे होने के नाते शेर होने का दावा कर रहे हैं तो पशुपति पारस भी उसी शेर के भाई हैं। दोस्तों, बिहार में कौन एसपी या फिर कौन सा थानेदार कितना बेहतर काम कर रहा है यह शराब तय करेगी। यह शराब के हिसाब से एसपी और थानेदारों का परफॉर्मेंस का हिसाब किताब होगा। यह सरकार शराब की बरामदगी से लेकर शराबबंदी के लिए की गई कार्रवाई के हिसाब से जिलों और थानों की रैंकिंग जारी करेगी। जो जितना ज्यादा शराब पकड़ेगा उसे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। यह बिहार सरकार की मद्य निषेध इकाई ने इसके लिए फॉर्मूला तय किया है। यह शराब से जुड़े मामलों में कुल 100 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसे जितना ज्यादा नंबर आया वह उतना सक्षम माना जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मद्य निषेध इकाई ने शराबबंदी को लेकर 7 बिंदु तय किए हैं। इसके लिए मार्क्स यानी कि अंक तय किए गए हैं। शराबबंदी के लिए जो जितना काम करेगा उसे उतने अंक दिए जाएंगे। उसी आधार पर एसपी से लेकर थानेदारों की कार्य कुशलता तय की जाएगी। दोस्तों, भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता पर भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। यह साथ ही भोजपुरी भाषा की मर्यादा को बचाने के लिए कड़े कानून बनाए जाने और फिर अश्लीलता पर रोक लगाने को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पत्र के जरिए भोजपुरी समाज में फैल रही भाषाई गंदगी को दूर करने के लिए प्रयास करने को कहा है। रवि किशन ने कुछ दिनों पहले एक पत्र केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी भेजा था। यह सांसद रवि किशन ने इस मुद्दे को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने की बात कही है। दोस्तों, भारत की अगुवाई में दुनिया में कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कोरोना संकट के बीच इस बार भी काफी सावधानियों के साथ ही योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश और दुनिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान योग से सहयोग तक का मंत्र दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के बीच योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। कोरोना काल में भले ही सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस को उत्साह कम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट जैसे मुश्किल समय में लोग योग को भूल सकते थे, लेकिन इस दौरान योग के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। योग द्वारा लोग संयम और अनुशासन से लोग सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योग भी एक सुरक्षा कवच बना है। डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए यह लाभदायक हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना जरूरी है तो योग उसका रास्ता दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑनलाइन क्लास के दौरान भी बच्चों को योग करवाया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि योग सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुस्त दुरुस्त करता है। पीएम मोदी ने कहा कि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर योगा ऐप की शुरुआत करने जा रहा है। इस मोबाइल ऐप में योग के अलग अलग आसन और अन्य जानकारियां मिल पाएगी जो अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाले इस योग यात्रा को हमें आगे बढ़ाना है।
दोस्तों, बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कल कहा है कि बिहार में औद्योगिक विकास तेजी से होगा, जिसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं हैं और नीतीश सरकार को निवेशकों से हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। नालंदा जिले के नूरसराय में एक समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सरकार को 6199 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 528 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव नालंदा जिला के लिए हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि बिहार के हर जिले में औद्योगिक विकास होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का यह कार्यकाल बिहार में उद्योगों की स्थापना और स्वरोजगार का स्वर्णिम कार्यकाल होगा। जी हां, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनके विभाग द्वारा प्रदेश के सभी वर्ग के युवा और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडरों को भी उद्यमी बनाने की बेहतर योजना लाई गई है। जी हां, उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के युवा युवतियों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना है तथा सामान्य और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं सामान्य वर्ग के महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की गई है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं से बिहार में उद्यमियों की एक बिल्कुल ही नई पीढ़ी तैयार होगी, जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होगी और अपने लिए ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के दक्ष तथा गैर अनुभवी युवाओं के लिए भी रोजगार के अनेकों अवसर पैदा करेगी। दोस्तों, आज हम आपको हमारे देश के उन विभागों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा घूस ली जाती है। जी हां, यानी कि भ्रष्टाचार है। जी हां, हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, संपत्ति निबंधन और भूमि से जुड़े मामले हैं और सबसे अधिक 26% घूस के मामले इस विभाग से जुड़े हुए हैं। इस बारे में जानकारों का मानना है कि भारत के कई राज्यों में चकबंदी नहीं होने और फिर जमीन की कागजात पुरखों के नाम पर होना इसकी बड़ी वजह है और दूसरी वजह तेजी से संपत्ति की कीमतों में इजाफा होना है। जी हां, बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक में जमीन की धोखाधड़ी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं पुलिस के बारे में, तो पुलिस भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले में दूसरे स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है। यह देश में 19% घूस के मामले इस विभाग से जुड़े हुए हैं, यानी कि पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। कुछ ही दिन पहले बिहार की राजधानी पटना में घूसखोरी का बहुत बड़ा मामला सामने आया था, जहां महात्मा गांधी सेतु पुल पर ओवरलोड वाहनों को यानी कि गाड़ियों को पार कराने के लिए घूस लेने के आरोप में एक साथ 45 पुलिस वालों को निलंबित किया गया था। अब बात करते हैं नगर निगम के बारे में, तो घूस लेने के मामले में नगर निगम भी पीछे नहीं है। जी हां, घूस के 13% मामले इसी विभाग से जुड़े हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया है कि वे अपने घर का नक्शा पास कराने के लिए महीनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे आजकल की बात करके महीनों तक कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ा। जी हां, आखिरकार कर्मचारी को पैसे देने के बाद उसका काम हो गया। अब बात करते हैं बिजली विभाग के बारे में, तो 3% लोगों ने बिजली विभाग में घूस देने की बात कही है। यह प्रीपेड मीटर आने के बाद से इन विभागों में भ्रष्टाचार के मामले में कमी आई है, लेकिन पैसे लेकर कनेक्शन जोड़ने और फिर काटने का मामला तो चलता ही रहता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बारे में, तो सर्वे में शामिल 13% लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफिस में घूस देने की बात कही है। इस बारे में जानकार बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी हाईवे पर वाहनों को यानी कि गाड़ियों को पास देने से लेकर कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तक के काम के लिए घूस लेते हैं। अब बात करते हैं टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में, तो सर्वे में शामिल 8% लोगों ने टैक्स विभाग में घूस देने की बात कही है और फिर टैक्स विभाग में घुसखोरी की बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोपी टैक्स अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करते हुए उन्हें जबरदस्त रिटायर कर रही है। अब बात करते हैं जल विभाग के बारे में, तो 5% लोगों ने बताया है कि उन्होंने जल विभाग में घूस दी है और वहीं 13% लोगों ने अन्य विभागों में घूस देने की बात कही है। जी हां, सर्वे के मुताबिक 51% भारतीयों ने पिछले 12 महीने में एक बार घूस जरूर दी है। भारत के राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और पंजाब, इन राज्यों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। अब जिन राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं उन राज्यों में भ्रष्टाचार कम होते हैं। जी हां, उसमें से हैं दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा और ओडिशा में कम भ्रष्टाचार है। जी हां, भारत भर में साल 2018 के मुकाबले 2019 में भ्रष्टाचार के कुल स्तर में 10% की कमी आई है। दोस्तों, घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को मोदी सरकार एक बड़ी राहत देने जा रही है। जी हां, अब ग्राहक खुद ही तय कर सकेंगे कि उन्हें किस डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करवानी है। जी हां, इस सुविधा को रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी नाम दिया गया है और देश के चुनिंदा शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगले हफ्ते इसे शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटर चुनने के अलावा सिलेंडर बुक करने की पूरी प्रोसेसिंग में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जी हां, फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए चंडीगढ़,
कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची को चुना है। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो फिर इस योजना को धीरे धीरे बाकी शहरों में भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी आप अगर गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो फिर जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने कनेक्शन ले रखा है वहीं से आप सिलेंडर डिलीवरी करते हैं। यानी कि एक बार आपने जिस डिस्ट्रीब्यूटर से गैस कनेक्शन ले लिया है, आपको गैस से जुड़ी तमाम सुविधाएं उसी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दी जाती है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर बदलने का विकल्प नहीं होता है। इस योजना के आपके शहर में लागू हो जाने के बाद जब आप नया सिलेंडर बुक करेंगे तो फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर चुनने का विकल्प भी होगा। इसके अलावा में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सब की लिस्ट आपको दिखेगी। आप डिस्ट्रीब्यूटर की रेटिंग और बाकी सुविधाएं देखकर डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे। यही डिस्ट्रीब्यूटर आपको सिलेंडर की डिलीवरी करेगा। जिस डिस्ट्रीब्यूटर की ज्यादा रेटिंग होगी उसकी सुविधाएं उतनी ही बेहतर होगी। आप जब सिलेंडर बुकिंग करेंगे तो फिर हर डिस्ट्रीब्यूटर की रेटिंग भी आपको दिखेगी। इसी को देखकर आप अपने लिए बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे। दोस्तों, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के काफिले का रविवार देर रात को दुर्घटना हो गई। जी आपको बता दूं कि 4 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। इस घटना में ओसामा को चोट नहीं लगी है। जी वे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार ओसामा गोपालगंज एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे अपने पिता के करीबी दोस्त टुन्ना गिरी से मिलने भी गए थे। टुन्ना गिरी से मिलकर वे जब सिवान लौट रहे थे तभी गोपालगंज के थावे के पास गाड़ियों के बीच दूरी गाड़ी आने के काफिले की गाड़ी अनियंत्रित हो गई। इसके बाद सभी कार आपस में टकरा गई। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन का निधन हाल ही में हुआ है। उनके निधन के 40 दिन पूरे होने के बाद ओसामा साहब सिवान से बाहर निकले। वे अपने पिता के करीबी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही राजनीतिक गतिविधियों पर विचार विमर्श भी कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने जेडीयू और बीजेपी पर पलटवार करते हुए एनडीए को डूबती हुई नाव करार दे दिया है। जी अनिल शर्मा ने कहा है कि एनडीए डूबती नैया है, जिसको कुत्ता काटेगा वही कांग्रेस को छोड़कर जेडीयू या फिर भाजपा में जाएगा। जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस कतई टूटने नहीं जा रही है, बल्कि ये और मजबूत होकर उभरेगी। उन्होंने कहा है कि 2024 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनेगी और 2025 में बिहार में भी नीतीश सरकार का अंत होगा। कांग्रेस नेता ने कहा है कि कांग्रेस की टूट की बातें महज अफवाह है, इनमें कोई भी दम नहीं है। गौरतलब है कि बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा में पिछले दिनों 6 में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकते हुए उनके चाचा पशुपति पारस को अपना नेता चुन लिया था। जी हालांकि बाद में उनमें से एक प्रिंस पासवान वापस चिराग के पाले में चले गए। लोजपा में इस टूट के बाद कांग्रेस में भी टूट की अटकलें जोर शोर से लगाई जा रही है। दोस्तों, देश में 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जैसे ही घोषणा की है कि उनके प्रदेश में कुछ चुनिंदा सरकारी योजनाओं का लाभ देने में 2 बच्चों की नीति लागू की जाएगी, जिससे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। लगे हाथों उत्तर प्रदेश से भी खबर आ रही है कि योगी सरकार भी तैयारी कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके 2 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। जब असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की चर्चा तेज हुई तो फिर बिहार में भी इस तरह की कानून बनाने की मांग शुरू हो गई है। इस मसले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि असम के माननीय मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है वह कहीं ना कहीं देश हित में है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो फिर शायद वो देश हित में नहीं सोच रहे हैं। जब बढ़ती जनसंख्या अभिशाप बन गई है, यह हिंदुस्तान को जंजीर से जकड़ रही है। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और फिर दीघा के विधायक संजीव चौरसिया कहते हैं कि बिहार जैसे राज्य जिसके पास संसाधन बहुत सीमित है और आबादी बहुत ज्यादा है, ऐसे में लोगों तक सरकारी योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना ही चाहिए। अगर आबादी बढ़ती रही तो फिर कई समस्याएं बढ़ जाएगी। समय की मांग है कि बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बननी ही चाहिए। भाजपा के सहयोगी जदयू की नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून के सवाल पर सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश करते दिखे। जेडीयू को लगता है कि इस मांग से एक खास धर्म विशेष के लोगों में प्रतिक्रिया हो सकती है। इसे देखते हुए बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की राय एक जैसी होनी चाहिए। किसी को भी इस कानून से परेशानी ना हो, इसके लिए भी खास ख्याल रखना चाहिए। कोई भी फैसला सर्वसम्मति से होनी चाहिए। अगर सबकी राय एक जैसी हो तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात होनी चाहिए। वहीं जेडीयू के ही वरिष्ठ नेता नीरज कुमार कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कोई क्या कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार की बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने महिलाओं को साक्षर बनाने के साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। उसका नतीजा यह होगा कि जनसंख्या बढ़ोतरी का जो दर है वह नियंत्रित हो जाएगा।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। इसको लेकर बिहार में इसे कई एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि तमाम अटकलों पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने सोमवार को विराम लगा दिया है। यह सांसद ललन सिंह ने कहा है कि अटकलबाजी पर राजनीति नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार निजी यात्रा पर दिल्ली जा रहे हैं। आज वे अपनी आंखों के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल के विस्तार का कोई भी लेना देना नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा तभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ललन सिंह ने नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और जेडीयू का उसमें शामिल होना ये सब अटकलबाजी है। यह इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। उन्होंने इसे भ्रामक बताया है और कहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार से जोड़कर इसे देखा जा रहा है तो इसमें कोई दम नहीं है। दोस्तों, बिहार को दिल्ली में नई सौगात मिली है। यह दिल्ली में बिहार सदन बनकर तैयार हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल इसका उद्घाटन भी कर दिया। यह सीएम नीतीश कुमार ने कल भवन निर्माण विभाग से जुड़ी कई योजनाओं का एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास किया। ऑनलाइन मोड में किए गए उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल यानी कि 21 जून को विभाग के लिए तैयार किए 169 भवनों का उद्घाटन किया। इनके निर्माण पर बिहार सरकार की तरफ से कुल 14,011 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके अलावा 12 विभागों के लिए बनने वाले 73 भवनों का शिलान्यास भी किया। इन 73 भवनों के निर्माण पर कुल 725 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि दिल्ली में बने बिहार सदन का आज उद्घाटन हुआ है। दिल्ली में बिहार के अब 3 भवन हैं। पहले से बिहार भवन, बिहार निवास था, अब बिहार सदन भी बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में कल विश्व योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहां भाजपा के प्रदेश कार्यालय में तमाम बड़े नेताओं ने योगासनों का अभ्यास किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तमाम प्रदेशवासियों से अपील की थी कि वे लोग अपने घरों में ही योग करते हुए तस्वीरें #बिहार विथ योगा के साथ इंटरनेट मीडिया पर शेयर करें। इसका खासा असर भी देखने को मिला। कोरोना गाइडलाइंस की बंदिशों की वजह से पटना सहित पूरे बिहार में लगातार दूसरे साल कोई बड़ा आयोजन नहीं हो सका। योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत तमाम बड़े नेता भाजपा के प्रदेश कार्यालय के एक बड़े से हॉल में योगाभ्यास करते हुए नजर आए। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग में सरकार 30,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां करेगी, यानी कि बहाली करेगी। नई बहाली में अकेले सामान्य और विशेष डॉक्टर मिलाकर करीब 6,500 पदों को भरा जाएगा। जब बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भराने के संबंध में विभागीय मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में और विभाग के अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में नियुक्ति को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। उसके बाद करीब 30,000 पदों पर बहाली के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई दी गई। यह स्वास्थ्य सूत्रों की माने तो साल 2021-22 के सितंबर के मध्य तक विभाग के 6,338 सामान्य और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इनके अलावा 3,270 आयुष डॉक्टरों की बहाली भी होगी, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी पद्धति के चिकित्सक होंगे। दोस्तों, बिहार और बंगाल विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भी उतरने जा रहे हैं। इसके लिए ओवैसी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। AIMIM ने आज विधानसभा सीटों के लिए कैंडिडेट्स आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। वही पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में यूपी AIMIM अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में AIMIM 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को गठबंधन का खुला न्योता देते हुए कहा है कि दोनों पार्टियों के लिए AIMIM के दरवाजे खुले हैं। जब बीजेपी को जीत हासिल करने से रोकने के लिए AIMIM हर कोशिश में जुटी हुई है। वे अब गैर बीजेपी पार्टियों को साथ लेकर की रणनीति बना रही है, जिसे बीजेपी की विजय रथ को रोका जा सके। शौकत अली ने कहा है कि यूपी में अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में से किसी के साथ भी गठबंधन होता है तो फिर बीजेपी को जीतने से रोका जा सकता है।
दोस्तों, योग को सेहत अच्छा रखने का एक बेहतर जरिया माना जाता है। यह पिछले साल आए कोरोना पहले लहर और दूसरी लहर के बाद लोग अपनी सेहत की काफी फिक्र करने लगे हैं। यह कोरोना संक्रमण के अलावा भी अन्य बीमारियों से बचाव के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए लोग तरह तरह के नुस्खे आजमा रहे हैं। यह बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत हो रहे, इसके लिए अब योग का सहारा लिया जा रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए योग सिखाने के बाद अब स्कूलों में योग को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई ने अब यह नई पहल की है और योग को अपने पाठ्यक्रम में इसे शामिल कर लिया है। यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई ने योग को एक विषय के तौर पर मान्यता दी है। यह सीबीएसई के स्कूल अब इसे अपने छात्रों के एक विषय के रूप में लागू कर सकते हैं। यह बिहार के कई स्कूलों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पिछले साल से ही इसकी पढ़ाई भी स्कूलों में हो चुकी है। यह कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों में योग को काफी महत्व दिया जा रहा है। योग की पढ़ाई अब 6ठी कक्षा से ही शुरू कर दी गई है। यह एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम का इसे हिस्सा बना लिया है। वहीं अलग से भी इसकी किताबें उपलब्ध होने लगी है। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के दौरान छात्र अब योग को भी वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकेंगे। दोस्तों, शहरी इलाकों में चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह ताजा मामला पटना नगर थाना क्षेत्र के बैगनाथ मोहल्ला का है, जहां चोरों ने बंद पड़े घर को अपना निशाना बनाया। यह चोरी भारतीय स्टेट बैंक पटना के प्रबंधक ब्रजेश कुमार के घर में हुई है। यह चोरी की घटना सामने आने के बाद बैंक मैनेजर ने पुलिस को मामले की सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और यही मौसम है फलों के सम्राट कहे जाने वाले आम का स्वाद लेने का। देश में आम की कई प्रजातियां पाई जाती है। अमरोहा के लकड़ा और चौसा आम, गुजरात के गिर के केसर आम, बिहार के जर्दालू और दशहरी आम, जो गुलाब खास समेत कई सारी वैरायटी के आम प्रसिद्ध हैं। ये हर राज्य में कोई ना कोई आम फेमस है। ये देश के इन आमों की खुशबू और स्वाद विदेशों तक भी फैला हुआ है। तो आप ये बताइए कि आपको अगर 10 तरह के आमों का स्वाद लेना है तो फिर आपको कितने तरह के पेड़ लगाने होंगे? जाहिर है आप कहेंगे कि 10 तरह के पेड़ लगाने होंगे, लेकिन रुके जरा, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप केवल एक पेड़ लगाकर 10 या फिर 10 से ज्यादा तरह के आम का स्वाद ले सकते हैं। जी हाँ, एक ही पेड़ में आम की 10 तरह की वैरायटी उगा सकते हैं। यह खेती किसानी में इसे ग्राफ्टिंग तकनीक कहा जाता है। बिहार के भागलपुर में मैंगो मैन कहे जाने वाले अशोक चौधरी ने ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। यह अशोक चौधरी ने आम के एक ही पेड़ से 10 किस्म के आम उगाए हैं। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से ग्राफ्टिंग तकनीकी का सहारा लेते हुए आम की एक खास पौधा विकसित की है, जिसमें 10 तरह के आम लगे हुए हैं। यह अशोक चौधरी की गिनती जिले के प्रगतिशील किसानों में होती है। भागलपुर से जीआई टैग वाले विश्व प्रसिद्ध जर्दालू आम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश के कई वीआईपी पर्सनालिटीज को भेजे जाते हैं, उन आमों के अशोक चौधरी के बागवानों के आम भी शामिल होते हैं। दोस्तों, साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए तैयार किए जा रहे कानूनी मसौदे का पुरजोर समर्थन किया है। जहां उन्होंने कहा है कि 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार खत्म होना चाहिए। जहां परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी ने सोमवार को कहा कि साधु संत पहले से ही ये मांग करते आए हैं कि देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण होनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को कानून लगाकर रोका नहीं गया तो फिर आने वाले दिनों में बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी समुदाय को जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। यह जनसंख्या नियंत्रण से आने वाले अनेकों समस्याओं से निजात मिलेगी। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले व्यक्तियों को भारत में वोट देने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए और सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों का वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही साथ ऐसे लोगों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित किया जाना चाहिए। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार में उनकी पार्टी के चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन बिहार बीजेपी से इस बार मोदी मंत्रिमंडल में किसकी एंट्री होने वाली है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। यह बीजेपी से इन दिनों 2 नेताओं की चर्चा हो रही है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की। यह सुशील कुमार मोदी जब केंद्रीय पॉलिटिक्स में गए उसी वक्त चर्चा हुई कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन पिछले दिनों संजय जायसवाल के
नाम की चर्चा होने लगी। जी अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। जी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि वे फिलहाल बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा रहे हैं और 2022 तक वे बिहार में प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेवारी संभालने वाले हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि हमारी पार्टी में से जो जिम्मेदारी मिलती है वे उसका निर्वहन करता है। संजय जायसवाल के इस बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वे केंद्र में मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। क्या पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कोई ऐसा संकेत दिया है? यह संभव है संजय जायसवाल फैसले से पहले अपने पत्ते नहीं खेलना चाहते। बीजेपी में हर फैसले से अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने सबको चौंकाया है। ऐसे में कोई राजनीतिक भविष्यवाणी करना भी जोखिम से खाली नहीं है। उधर राज्यसभा पहुंच चुके सुशील कुमार मोदी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने बिहार में पार्टी के लिए 1.5 दशक तक फ्रंट वॉरियर्स की भूमिका निभाई है। डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने पार्टी को लगातार ऊपर जाने की दिशा में काम किया है। वित्त मंत्री के तौर पर उनका प्रदर्शन भी लाजवाब रहा है। दोस्तों पूरी दुनिया कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। जी हाँ, भारत में भी अलग अलग जगहों पर योग का आयोजन किया, मगर योग को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, हर सही गलत फैसले पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के नेताओं ने अब योग को धर्मों में बांटने की कोशिश की है। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने योग को लेकर ओम अल्लाह का जिक्र किया है, जिस पर अब बखेरा खड़ा हो गया है। जी हाँ, बाबा रामदेव के अलावा अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कांग्रेस नेता को करारा जवाब दिया है। यह खांटी कांग्रेसी अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने बयान से अक्सर विवादों को जन्म देते रहे हैं। यह कुछ ऐसा ही सोमवार को योग दिवस के मौके पर हुआ है, जब सिंघवी ने ओम अल्लाह को इससे जोड़ दिया। यह कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को ट्वीट किया और लिखा है कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।